हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलेश एंड आज हम नया टॉपिक सीखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। उसे ही कहा जाता है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। उनके नाम के जैसा ही उसमें रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। सिंगल एंट्री सिस्टम कोई सीखने की चीज नहीं है। सिंगल एंट्री सिस्टम ये सबको आती है। आप अगर कोई किराना दुकान लो या कोई हार्डवेयर की दुकान लो, वो आप अगर उस दुकान पे जाते हैं और आपने उनसे कोई चीजें खरीदी की, तो वो क्या करता है, वो तुमसे अ, अगर वो आपने क्रेडिट पे लिया है तो उनके बुक्स में उनका अलग ही बुक्स होता है, नोटबुक नोटबुक की तरह। वो क्या करता है, उसमें नोट करके लेता है। और अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति बिजनेस किस लिए शुरू करता है? चैरिटी के लिए? नहीं ना। उनको क्या कमाना होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। अगर इस तरह अकाउंट मेंटेन किए तो उन्हें प्रॉफिट समझ सकते हैं क्या? वो कोई भी साइंटिफिक वे में वो रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ नोट करते जाते 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 हैं पूरे साल तक। अगर उनको उनका प्रॉफिट पता करना हो तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन वो, मैं कहता हूं, वो कर सकते हैं। और वो हम कर सकते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के यूज से। सिंगल एंट्री सिस्टम ये कोई सीखने की चीज नहीं है। अगर आपको कोई नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है उस बिजनेस का, तो हम इस सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज करके वो कर सकते हैं। ये सिंगल एंट्री सिस्टम उस इट इज नॉट नेसेसरी टू अ स्मॉल बिजनेस टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। उनको कोई रिक्वायर नहीं है कि उनके बुक्स डबल एंट्री सिस्टम में ही हो। दे आर यूजुअली हैप्पी विथ मिनिमम इंफॉर्मेशन। उन्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। thus they are adopting a different method which is came to known as single entry system of accounting। वो जो सिर्फ अकाउंट में उनके नोटबुक में क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुई वो लिख लेते हैं। उनका एक ही इफेक्ट होता है, उसमें कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं होती उधर। तो उस अकाउंटिंग को हम सिंगल एंट्री सिस्टम करेंगे। उन्होंने एक ही इफेक्ट दिखाया होता है उस अकाउंटिंग में। अब हम जानते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। हम अब तक सीखते आए हैं कि हमें कोई भी बिजनेस का ट्रायल बैलेंस दिया होता है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया होता है? पहले हम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसका दो अकाउंट में उसका इफेक्ट दिखाते हैं, और हमें वो ट्रायल बैलेंस मिलता है। और उसकी मदद से हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, और बाद में हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। और हमें फाइनल क्या मिलता है उधर? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी बिजनेस को हुआ है वो हमें मिलता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कोई साइंटिफिक रिकॉर्ड नहीं होता। इट इज the system which does not record two aspects or accounts of all the financial transactions. It is the system which has no fixed set of rules to record the financial transaction of the business. डबल एंट्री सिस्टम में हम देखते हैं कि हमें अकाउंट के जो रूल्स है उसके अनुसार हम एंट्री करते जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं किया जाता। उन्हें जैसा लगे वो वैसा ही अपने नोटबुक में वो रिकॉर्ड करते चले आते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम की तरह नहीं होती, या पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता। An accounting system which does not based on double entry system is known as single entry system of accounting. Such system maintain only personal account and cash book. सिंगल एंट्री सिस्टम में दो ही बुक मेंटेन किए जाते हैं, एक पर्सनल अकाउंट एंड दूसरा कैश बुक। Expenses and income are reflected in the cash book, whereas personal account reflect the position of debtors and creditors. यहाँ कैश बुक में क्या हमें रिफ्लेक्ट होता है? उनका एक्सपेंसेस एंड इनकम। और उनके पर्सनल अकाउंट में हमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की पोजीशन पता होती है यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम में।
Single entry, it is usually follow cash basis of accounting. Then definition of single entry system. डेफिनेशन में हम देखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम is the system of accounting in which accounting entries are not made as per the principles of double entry system. Another definition, it is the system of bookkeeping in which as rule only record of cash and personal accounts are maintained in the business. It is always incomplete double entry varying with the circumstances. सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स ये ही मेंटेन किए जाते हैं और वह हमें दूसरे अकाउंट्स नहीं दिखाई देते, जैसे कि कोई रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो, ये इस सिंगल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। देन फीचर्स, पहला फीचर है मेंटेन बाय स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही क्या करते हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग रखते हैं। जो बड़े बिजनेस है उन्हें ये सिंगल एंट्री सिस्टम यूजफुल नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, सिंगल एंट्री सिस्टम में कैश बुक मेंटेन किया जाता है। ओनली पर्सनल अकाउंट्स आर केप्ट, यहाँ ओनली पर्सनल अकाउंट ही मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट फीचर है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यहाँ जो उनकी नोटबुक है जिसमें उन्होंने वो हिसाब किताब लिखा है वही उनका ओरिजिनल सोर्स है। देन लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अगर आप एक कोई हार्डवेयर की दुकान पे गए, उन्होंने जो लिखे है अकाउंट्स सिंगल एंट्री सिस्टम में, अगर आप दूसरे कोई हार्डवेयर दुकान में जाते हैं तो आपको उनका जो मेंटेन करने का बुक का तरीका वो अलग दिख सकता है, यहाँ कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, यहाँ अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट दिखाते ही नहीं तो हमें वो पूरा रिकॉर्ड मिल सकता है क्या? नहीं, यहाँ कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता, यहाँ कोई ट्रेडिंग अकाउंट बन नहीं सकता, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन नहीं सकता, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा? यहाँ डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। पहला एडवांटेज है क्विक एंड इजी मेंटेन, वो सिर्फ क्या करना है, ट्रांजैक्शन हुई तो वो लिख के लेना है बुक में, इतना सिंपल है। दूसरा फायदा है डज नॉट रिक्वायर एम्प्लॉय अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, यह कोई जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज जरूरी नहीं होती, कोई भी जिसे पढ़ना लिखना आता है वो क्या कर सकता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट मेंटेन कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जो छोटे बिजनेस है उसमें ये यूजफुल है क्योंकि उन्हें मोर एम्प्लॉयज अकाउंटिंग के लिए एम्प्लॉय नहीं करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अगर कोई अकाउंटिंग रखने के लिए कोई स्पेशल यहाँ पे कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, तो ये इकोनॉमिकल सिस्टम है और जनरल प्रैक्टिस है। ऐसे सिंगल एंट्री सिस्टम में जो छोटे बिजनेस है वो उनकी जनरल प्रैक्टिस है इकोनॉमी में अकाउंट मेंटेन करने की। उनके डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी गारंटेड, वो अगर उसके डबल इफेक्ट नहीं दिए हैं तो उनके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं होते हैं। उनका ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, अगर वो वहां कोई जर्नल एंट्री ही बनी नहीं है तो वहां हमें ट्रायल बैलेंस कैसे बन सकता है, नहीं बन सकता। सो यहाँ ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता, ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद है डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, इसका एक ही इफेक्ट लिखा होता है, उसकी वजह से कोई अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया तो उसमें उस बिजनेस में कोई फ्रॉड भी हुआ हो तो वो डिटेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है एक्सटर्नल एजेंसीज कैन नॉट यूज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन सिर्फ उनके बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए ही यूजफुल है, वो एक्सटर्नल एजेंसीज उस पे विश्वास नहीं करती है। सो ये इसका डिसएडवांटेज है। डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, पहला पॉइंट हम बता सकते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है अंडर single entry system each transaction is not record with dual aspect, but in double entry system each transaction is recorded in dual aspect. Next difference है
उसका अकाउंट्स अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, बट इन डबल एंट्री सिस्टम पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड. नेक्स्ट डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस. अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग. सो यह अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी नहीं होती है और वेरीफाई ही नहीं हो सकती. बट इन डबल एंट्री सिस्टम ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड, therefore arithmetical accuracy of the books of accounts is verified. Next effect है प्रॉफिट एंड लॉस. अंडर दिस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is not prepared to find out net profit or net loss, but in double entry system profit and loss account is prepared to find out net profit or net loss. Next difference है balance sheet. Under this system only statement of affairs is prepared, balance sheet is not prepared. आगे हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसे कहा जाता है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बैलेंस शीट जैसा ही दिखता है लेकिन वो बैलेंस शीट नहीं होता. लेकिन यह डबल एंट्री सिस्टम में बैलेंस शीट तैयार की जाती है, प्रिपेयर की जाती है. ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम क्या तैयार कर सकते हैं, बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस है इसमें यूटिलिटी. सिंगल एंट्री सिस्टम इज ओनली यूजफुल टू स्मॉल बिजनेस कंसर्न और डबल एंट्री सिस्टम इज यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस कंसर्न. स्मॉल बिजनेस भी हो अगर आप वहां डबल एंट्री सिस्टम रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप वहां सिंगल एंट्री सिस्टम आपके लिए यूजफुल नहीं है. ये इसका डिफरेंस है. उसके बाद रूल्स. सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई रूल नहीं होता. मैंने आपको बताया कि आप एक हार्डवेयर दुकान में गए और उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखा सिंगल एंट्री सिस्टम में लिखा हुआ, और आप अगर उसी के ही पास दूसरे दुकान में गए तो आपको वो अलग से लिखा हुआ मिलेगा. यहाँ कोई रूल फॉलो नहीं किया होता. बट डबल एंट्री सिस्टम में हमें अकाउंट्स के रूल्स फॉलो किए गए दिखते हैं. नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी. अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम का रिकॉर्ड लेके अगर कोई बैंक में गए या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास गए आपका इनकम टैक्स पेड करने के लिए, तो वो आपके जो आपने जो इंफॉर्मेशन दिखाई है वो उसे ऑथेंटिक नहीं मानते हैं. बट अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड कीपिंग किया है तो वो गवर्नमेंट आपका ऑथेंटिक सोर्स मानता है इंफॉर्मेशन का. नेक्स्ट है एक्सपेंसिव. सिंगल एंट्री सिस्टम इज लेस एक्सपेंसिव बिकॉज टाइम एंड लेबर इन्वॉल्व इज लेस. वहां क्या करता है सिंगल एंट्री सिस्टम में खुद ओनर ही अकेला आदमी ही क्या करता है वहां बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है सिंगल एंट्री सिस्टम में. लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में आपको कोई जिसे अकाउंटिंग की नॉलेज है वही व्यक्ति एज अ अकाउंटेंट वह रिकॉर्ड कीपिंग कर सकता है. सो वो एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम. देन financial position. With the help of statement of affairs we can understand the estimated financial position of business, not exact position. But in double entry system में क्या है, balance sheet is prepared to give true and fair financial position of business. क्योंकि वहां हमने ट्रायल बैलेंस तैयार किया होता है तो हमें क्या मिलता है, एक्यूरेट फिगर्स मिलता है. वहां अगर कोई फ्रॉड हुआ हो तो भी वह क्लियर हो जाता है. उसके आधार से हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हमारा बैलेंस शीट बनता है. तो हमें वो ट्रू बिजनेस की पोजीशन एट द ईयर एंड मिल जाती है. लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता है. वो हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की मदद से जो एस्टिमेटेड पोजीशन निकालते हैं वो ट्रू हो नहीं सकती. ये इनमें मेजर डिफरेंस है. उसके बाद हम देखते हैं मेथड्स ऑफ असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सोल ट्रेडर. दो मेथड यूज करके वो क्या करता है उनका प्रॉफिट एंड लॉस सोल ट्रेडर मिलाता है, कैलकुलेट करता है. फर्स्ट मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड और दूसरी मेथड है कन्वर्जन मेथड. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड हम देखेंगे आज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ मेथड देखेंगे. सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में यहाँ पे उसे दूसरा नाम है नेटवर्थ मेथड. आल्सो उसका दूसरा नाम भी है नेटवर्थ मेथड. यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम में
नेटवर्थ मेथड, और उसे ही क्या दूसरा नाम है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. टू ascertain प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, बट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज लैक ऑफ एडुकेट इंफॉर्मेशन. वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती. देयरफॉर अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट इज ascertained by preparing statement of प्रॉफिट एंड लॉस. यह हम पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करते हैं और उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं. आफ्टर ascertaining कैपिटल दे आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर. इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन द ओपनिंग कैपिटल द डिफरेंस इज प्रॉफिट. हम यहाँ दोनों प्रॉफिट मिलाते हैं. कैलकुलेट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करके हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलता है और ओपनिंग कैपिटल भी मिलता है, और वो क्या करते हैं हम उनका कंपैरिजन करके, इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल द डिफरेंस इज लॉस, और इफ द क्लोजिंग कैपिटल इज मोर देन ओपनिंग कैपिटल द डिफरेंस इज प्रॉफिट. मोर ओवर इट इज नेसेसरी टू कंसिडर द अदर एडजस्टमेंट्स. यहाँ हमें अदर एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं. दैट इज एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर. उसने कोई एडिशनल कैपिटल अगर बिजनेस में डाला है तो वो कैलकुलेट वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है और कैलकुलेशन करना पड़ता है. उसने खुद के यूज के लिए अगर बिजनेस की एसेट ली है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ड्राइंग्स कहते हैं. अगर खुद के लिए उन्होंने कैश भी लिए हो या कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी लिया है उनके खुद के इसके लिए, तो हम क्या कहेंगे, उसे ड्राइंग्स कहेंगे. ये दोनों थिंग्स हमें ध्यान में रखनी पड़ते हैं. टू ascertain प्रॉफिट और लॉस, this profit or loss is further adjusted for depreciation, interest on capital and provision for bad and doubtful debts to calculate net profit or net loss. ये है नेट एसेट मेथड. अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमें क्या करना पड़ता है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें क्या मिलता है, ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज. हम यहाँ ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तैयार करेंगे और उससे हमें ओपनिंग कैपिटल मिलेगा. देन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज. यहाँ क्लोजिंग कैपिटल हमें कैसे मिलता है, क्लोजिंग के जो भी एसेट्स है उसमें से हम क्लोजिंग लायबिलिटीज माइनस करेगा और जो भी हमें मिलेगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा. देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो हम आगे देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसा तैयार करते हैं. सो हाँ, यहाँ इन द बुक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे तैयार करते हैं, तो लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ये हमें दिखता है बैलेंस शीट की तरह. बैलेंस शीट में हमने पहले क्या, बैलेंस शीट से पहले हमें क्या मिलता था, हमें पहले ट्रायल बैलेंस मिलता था. ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हमें बैलेंस शीट तैयार करते थे. ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिर्फ इस उसके जैसा दिखता है, ये एक मेमोरेंडम है. उसका मेमोरेंडम बैलेंस शीट है. मेमोरेंडम मतलब ऐसा कोई भी अकाउंट जो डबल एंट्री सिस्टम यूज करके नहीं बनाया गया हो, उसे हम मेमोरेंडम या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कह सकते हैं. सो सेम ये दिखता है, इसे हम ऐसा ही ओपनिंग और क्लोजिंग का बनाते हैं. नेक्स्ट हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यह देखो, हमें क्लोजिंग कैपिटल मिलता है. क्लोजिंग कैपिटल एट द ईयर एंड हम कैलकुलेट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की मदद से. उसमें ऐड क्या करेंगे, उसने अगर खुद के यूज के लिए बिजनेस से कोई निकाला है तो उसे हम मेड ड्यूरिंग द ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर उसे कहेंगे. अगर कैश में लिया है, कोई काइंड्स में लिया है तो वो यह ऐड करेंगे. उसके बाद लेस क्या करेंगे, उसने अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है बिजनेस में तो वो लेस करेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. उसमें से लेस क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, और हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. अगर वो पॉजिटिव फिगर आती है तो ये नेट प्रॉफिट, अगर नेगेटिव फिगर आती है तो वो क्या होगा, नेट लॉस होगा. और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर वो सेम है, लेकिन उसमें डिस्क्रिप्टिव दिया है हमें क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या लेस करना है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सेम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर. यह
डिस्क्रिप्टिव में लिया है कि कौन कौन से इनकम होता है और कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, वो माइनस करके हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर मिलता है। उसके बाद हम एक उदाहरण लेते हैं और उसके जरिए से हम अ, सीखते हैं कि यहाँ हमें कैसे प्रॉफिट और लॉस मिल सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम में, या नेट नेट एसेट और यहाँ पे हम कैसा प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखो प्रॉब्लम में कि Arjun keeps his books under single entry system, his asset and liabilities whereas under, हमें यहाँ उनके कुछ एसेट्स और कुछ liabilities दिए हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर्स 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, मतलब ये जो है ये उसके ओपनिंग के है और ये जो है उनके क्लोजिंग के है। ये उनके एसेट्स और लायबिलिटीज हमें दिए है। यहाँ कैश दिया है। कैश कैश जो है ये कैश नेटवर्थ मेथड में यहाँ पे हमें क्या दिया है, कैश दिए है 1500। यहाँ पे ये है ओपनिंग की, यहाँ हमें क्लोजिंग की कैश मिली है 1000। देन सन्ड्री डेटर्स 30,000 और क्लोजिंग के है 46,000। स्टॉक है 35,000, क्लोजिंग का स्टॉक है 31,000। प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग के है 61,000, क्लोजिंग के है 75,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए है 15,000 और क्लोजिंग के है 13,500। बिल्स पेएबल दिए है सिर्फ क्लोजिंग के 4,000। ड्यूरिंग द ईयर 2022-2023 ही इंट्रोड्यूस रुपीज 15,000 एज एडिशनल कैपिटल। हमें यह एडिशनल कैपिटल दिया है कि बिजनेस में कितना उन्होंने डाला है। सो ही विड्रॉ रुपीज 2,500 एवरी मंथ फॉर हिज प्राइवेट पर्पज। अब उसने यहाँ पर मंथ क्या किया है, 2,500 पर्सनल यूज किया है, मतलब ये उसके ड्राइंग्स हो गए। लेकिन ड्राइंग्स कितने हो गए, उसने पर मंथ 2,500 मतलब 2,500 इंटू 12 जो अमाउंट है उसकी उन्होंने प्राइवेट पर्पज के लिए यूज किए है। ascertain his profit or loss for the year ended 31st March 2022। अब हम नेटवर्थ मेथड में यहां क्या करते हैं, इससे हम उनका कैलकुलेशन करेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ता है सिंगल एंट्री सिस्टम में, हमें क्या करना पड़ता है, उनका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे इन द बुक्स ऑफ अर्जुन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st मार्च, आंसर में 31st मार्च 2022 एंड अनदर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन 31st मार्च 2023, मतलब ये ओपनिंग का और ये क्या हुआ, क्लोजिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हुआ। सो हमें प्रॉब्लम में दिया है, यहाँ पे पहला दिया है कैश। कैश ओपनिंग का है 1,500 और क्लोजिंग का है 1,000। सो हम प्रॉब्लम में वो यहाँ पे फर्स्ट आएगा कैश, एसेट में आएगा कैश 1,500, देन क्लोजिंग में आएगा कैश 1,000। उसके बाद यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स दिए हैं 30,000 ओपनिंग का है, क्लोजिंग का 46,000 है। सो हम यहाँ पे कैश के बाद सन्ड्री डेटर्स, वो भी क्या है, एसेट्स है ओपनिंग के, देन क्लोजिंग के सन्ड्री डेटर्स है 46,000। उसके बाद स्टॉक है 35,000, क्लोजिंग का स्टॉक है 31,000। सो हम स्टॉक भी क्या है, एसेट है। सो हम एसेट में ही दिखाएंगे, यहाँ पे स्टॉक 35,000 ओपनिंग का, क्लोजिंग का स्टॉक 31,000। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया है, स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ ओपनिंग का है 61,000, क्लोजिंग का है 75,000। सो हम वो भी दिखाएंगे, वो भी एसेट है प्लांट एंड मशीनरी 61,000,
और यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 75,000। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लिएबिलिटी है, सो लिएबिलिटी साइड को आएगा। ओपनिंग के लिएबिलिटी में 15,000, क्लोजिंग के लिएबिलिटी में यहाँ 13,500। सो हम एसेट में दिखाएंगे ओपनिंग के सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000 और क्लोजिंग के सॉरी लिएबिलिटी में, और क्लोजिंग के लिएबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स 13,500। नेक्स्ट क्या बचा है इसमें, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल ओनली क्लोजिंग को है, सो बिल्स पेएबल ये क्या हुई हमारी लिएबिलिटी हुई, सो हम उसे क्लोजिंग को ही दिए है, सो बिल्स पेएबल लिएबिलिटी में दिखाएगी 4,000। उसके बाद उन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है हमें, वो हम उसका आगे उपयोग कर सकते हैं। सो आगे क्या दिया है हमें, during the year 2022 introduced rupees 50,000 as additional capital, and he withdraw rupees 2,500 every month for his private purpose. सो हम आगे क्या करते हैं, यहाँ क्या क्लोज करते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो हमें एसेट साइड की टोटल बड़ी है, वो आती है 1,27,500। अगर इसका आपने कैलकुलेशन किया तो आपको मिलेगा 1,27,500, और लिएबिलिटी की भी टोटल हम उतनी ही लेते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी वो कितनी मिलती है हमें, 1,12,500। ये क्या हुआ हमारा कैपिटल, और वो हमें कैसे मिली बैलेंसिंग फिगर, वो हुआ हमारा ओपनिंग कैपिटल। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम अगर क्लोज किया तो हमें 1,53,000 1,53,000 यहाँ पे एसेट की जो टोटल है कि तो वो 1,53,000 आती है, और लिएबिलिटी की टोटल भी हम लेते हैं फिर 1,53,000। जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी उससे हम क्या कहेंगे, बैलेंसिंग फिगर को कैपिटल कहेंगे, वो होगा क्लोजिंग कैपिटल। सो हमें यहाँ क्या क्या जरूरी है प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, ओपनिंग कैपिटल जरूरी है, क्लोजिंग कैपिटल जरूरी है। हमने देखा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल की जरूरत है, ड्राइंग्स की जरूरत है, एडिशनल कैपिटल की जरूरत है, और ओपनिंग कैपिटल की जरूरत है। अगर ये ऐड लेस लेस करते गए तो हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिल सकता है। सो हम ऐसा ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करेंगे यहाँ पे। सो हमें मिला है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 हम यहाँ तैयार करेंगे। सो हमें यहाँ फर्स्ट क्या मिला है, फर्स्ट क्या दिखाएंगे हम यहाँ, क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड, वो हमें बैलेंसिंग फिगर मिली है। यहाँ पे हमें बैलेंसिंग फिगर मिली थी ये 1,35,500। देन अगेन नेक्स्ट उसमें क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ ड्राइंग्स कितने हो सकते हैं, तो पूरे साल के उन्होंने पर मंथ 2,500 निकाले थे। सो 2,500 इंटू 12 हमें अमाउंट मिलेगी 30,000। सो हम ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग्स 30,000। नेक्स्ट क्या है हमें मिला, सो हम यहाँ टोटल कर लेते हैं उनकी 1,35,500, उसके बाद 30,000, 1,65,500 यहाँ टोटल आते। उसके बाद क्या करते हैं हम, लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, उसने अगर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर वो किया है उसने, वो लेस करेंगे 15,000। सो हमें अमाउंट कितनी, उसके बाद एडजस्टेड हम क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ हमने एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकाला होता है, वो क्या एग्जैक्ट नहीं होता लेकिन क्या होता है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाला है 1 लाख, सॉरी, सो हमें मिला उसमें अगर लेस किया तो हमें वो एडजस्टेड कैपिटल मिला 1,65,000 में से 15,000 माइनस किए, सो हमें मिला 1,50,500। 1,65,500 में से 15,000 माइनस किए हमें मिला 1,50,500। नेक्स्ट क्या होता है, उसमें से लेस ओपनिंग कैपिटल किया जाता है, यानी कि कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे
बैलेंसिंग फिगर मिली थी हमें 1,12,500। सो वो हमने यहाँ पे लेस की 1,12,500। अगर वो लेस की एडजस्टेड कैपिटल में से अगर वो फिगर पॉजिटिव है पॉजिटिव 38,000, तो वो हमारा हुआ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर वो फिगर माइनस होती तो वो हमारा क्या होता, नेट लॉस फॉर द ईयर। यही हमें सिंगल एंट्री सिस्टम में कैलकुलेशन करना होता है। इतना सिंपल है सिंगल एंट्री सिस्टम में नेटवर्थ मेथड। सो थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में अनदर मेथड देखेंगे। लेकिन आपको अगर मैंने पढ़ाया अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।